नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तर प्रदेश में करीब 6 महीने बाद आज कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ माध्यमिक स्कूल खुल गए हैं। काफी समय बाद स्कूलों में चहल पहल दिखी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश मिला है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। जारी आदेश के मुताबिक स्कूल केवल 5 दिन खुलेंगे। स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार सुरक्षा की बात भी कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित होगी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्कूल खोल दिए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर यहां पर किया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 60 अधिकारी भी यहां तैनात किए गए हैं जो स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। ये भी आपको बता दें कि प्रदेश में 2 पालियों में स्कूल लगेंगे, लेकिन स्कूलों में चाहे वो शिक्षक हो या कोई भी स्टाफ हो, सभी को यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर धनंजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रधानाचार्य हम ये हैं, और इसके अलावा सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले धनंजय गुप्ता जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि स्कूल जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर बच्चों पर ही असर दिखाएगी, ये बात कही जा रही है। WHO की ओर से भी ये बात कही गई है और इसी बीच स्कूल खोल दिए गए हैं यूपी में। तो इस पर आप मेरा विचार जानना चाहती हैं? हेलो जी धनंजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी सर, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से स्कूल खोल दिए गए हैं, 2 पालियों में स्कूल लग रहे हैं और आगामी तीसरी लहर कहा जा रहा है कि संभावित तीसरी लहर भी हमारे सर पर है, उस बीच स्कूल खोलना सरकार के ओर से निर्णय कितना सही आप इसको देखते हैं? ठीक बात है। देखिए, पिछले बार मार्च 20 में ये आपदा पूरी दुनिया के अंदर आई। 1.5 साल लगभग हो रहे हैं और काफी कामकाज हर प्रकार का प्रभावित रहा पूरे देश में जी। इसी प्रकार से विद्यालयों में भी, क्योंकि विद्यालय सबसे संवेदनशील होते हैं। विद्यालयों में तो हम लोग अपने, चाहे ज्यादा लू चले, चाहे ज्यादा सर्दी हो, पानी गिर रहा तो रेनी डे आदि आदि व्यवस्था विद्यालयों में प्रारंभ से अंग्रेजों के जमाने से और इसके पूर्व से होती आई है। किंतु एक और बच्चों का भविष्य, बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक उनको बाहर का वातावरण नहीं मिलता, खेल कूद नहीं हो पाता, ना ही आमने सामने जब हम शिक्षक लोग जब आमने सामने आंख में आंख मिला करके बच्चों के कोई शिक्षा देते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग स्कूल में हम लोग जेनेटिक्स से जुड़े हुए हम तो हैं व्यक्ति, तो हम बताना चाहते हैं, जब व्यक्ति के सामने आंख में आंख डाल करके और वर्टिब्रल कॉलम को सीधा करके बच्चों को बैठाने के लिए कहा जाता है, तो जो भी उन्हें दिया जाता है बात, तो सामान्यतः वो स्वीकार करते हैं और उनके मस्तिष्क पर आसानी से पहुंचता है। तो एक लंबे अंतराल तक बच्चे इन तमाम सुविधाओं से वंचित रहे और वो कोई ऑनलाइन शिक्षा ले रहा, कोई कुछ, किसी के ब्रेन में तकलीफ हो रही, किसी के वर्टिब्रल कॉलम में तकलीफ हो रही, किसी को मोटापा बढ़ता जा रहा, किसी का शिथिलता, किसी में आलस से गिरता चला जा रहा। ऐसे में जब सारा कामकाज पूरे प्रदेश के अंदर एक योग्य और सक्षम सरकार ने सभी प्रकार की व्यवस्था करके लगभग शून्य पहुंचा दिया इस महामारी को, जिससे पूरी दुनिया ग्रसित रही, तो जब सारा बाजारें खुल गई, सारे कार्यालय खुल गए, तो बच्चों को स्कूल भेजने में ये सही है कि थर्ड वेव का खतरा वैज्ञानिक और डॉक्टर, चिकित्सक दुनिया भर के और WHO आदि आदि, हम WHO की बात ज्यादा नहीं करते, लेकिन हमारे देशी वैज्ञानिकों भी आगाह करते हैं कि WHO की सारी बात सही नहीं होती। वो अलग अलग देश काल परिस्थितियों के आधार से बताते हैं, कहीं इम्प्लीमेंट होती है, कहीं अप्लीकेबल होती है, कहीं अप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन हमारे देश के अंदर सामान्यतया यह खतरा महसूस किया जा रहा है। कहीं कहीं कुछ केसेस आ भी रहे हैं, केवल बच्चों में नहीं, बड़ों में और बुजुर्गों में भी आ रहे हैं।
जी बिल्कुल धनंजय जी, आपके पास भी आऊंगी और सुशील दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, जिस प्रकार से सरकार का निर्णय कि तीसरी लहर भी आने वाली है, बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, उसके बावजूद ये डिसीजन, ये निर्णय लेना कि स्कूल खोल दिए जाएंगे, स्कूल खोल दिए गए, हालांकि आज से लगने भी शुरू हो गए हैं, 5 दिन स्कूल लगेंगे, कैसे देखते हैं आप, कितना खतरा इससे हो सकता है? क्योंकि बच्चे हैं, समझना तो मुश्किल है, उनको समझाना भी मुश्किल है। अगर यहाँ पर क्राउड हुआ, भीड़ हुई, कोई खतरा हुआ तो क्या होगा? नेहा जी, जी धनंजय जी ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने बड़ी अर्थपूर्ण बात कही। बिल्कुल। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो वेव, जो लहर बता रहे हैं, तबाही की जो सुनामी है, इसकी जो 20 में आई थी, अब 21 चल रहा है, ये केवल बीमारी और वैक्सीन और वायरस की ही नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक तंत्र काम कर रहा है, जो मैंने तब भी लिखा था, तब भी उस पर डिबेट पे कहा था कि इसके पीछे पूरा तंत्र काम कर रहा है, WHO से लेके, और जो दवा माफिया है, दवा आप देखिए, बीच में कितने फलते फूलते बिजनेस सड़क पे आ गए, और वो बिजनेस जो 5% थे, जिनको कोई जानता नहीं था, और रातों रात अरबपति हो गए, 1 महीने में अरबपति। जी, चाहे मास्क ले लीजिए, चाहे सैनिटाइजर ले लीजिए, और पता नहीं समय क्या क्या चीजें नहीं आ गई थी, 25 चीजों, अब तो इस वाले में तो और ज्यादा चीजें बढ़ गई। तो ये वायरस, ये खतरा है, ये डॉक्टर बताएंगे। और धनंजय जी ने जो भी कहा ना, WHO का 100% श्योर नहीं है ना, कोई प्रूफ नहीं है ना। देश काल परिस्थितियों के हिसाब से होता है। आप क्या किसान रहते हैं, 80% 70% लोग की इम्यूनिटी मजबूत है, तब यहाँ पर ये हाल है। अभी आपने नेहा जी कहा कि अधिकारियों की देखरेख में बच्चे पढ़ेंगे और वो सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अभी आप जो स्कूलों में वैन चलती है, जो बसें चलती हैं, जरा इनकी फिटनेस चेक करा लीजिए। अगर 70% वैन और बसें जो है फील ना हो जाए, वो भी तो RTO के अधिकारियों की देखरेख पर रहती है, हर साल उनकी फिटनेस जांच होती है। अगर ऐसे ही जांच में और ऐसे ही प्रोटोकॉल में अधिकारी बच्चों को पढ़ाएंगे, तब तो भगवान मालिक है। और जैसे अभी धनंजय जी ने कहा, अधिकारियों को ज्यादा जिम्मेदारी से शिक्षक पढ़ा सकते हैं, आंखों में आंखें डाल के बच्चों की। वो कह सकते हैं कि हाथ साफ करो, अधिकारी आएगा, इसी कमरे में बैठ जाएगा, अपना हिसाब किताब देखेगा, अपना निकल जाएगा, कितने को चेक करेगा। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, जो शिक्षक, जो प्रधानाचार्य है, जो मैनेजमेंट है, उसकी जिम्मेदारी। अधिकारी कहाँ क्या क्या देखेगा। वो अधिकारियों देखते देखते तो लातों की लाइन लग गई, कोरोना ऑक्सीजन तक नहीं मिली। देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल खुलने का मैं स्वागत करता हूँ। दारू दुकानें अगर घोर कर्फ्यू में खुल सकती हैं, तो स्कूल तो कभी बंद नहीं होने चाहिए थे। और जब वरिष्ठों को वो वैक्सीनेशन हो रहा था, तो उससे पहले बच्चों की वैक्सीन होनी चाहिए थी। जब 20 में कोरोना आया, उसकी तबाही मची, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए था, हेल्थ डिपार्टमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चों को सेफ करे। बच्चे देश का भविष्य है। 2-3 दिवस मास्टर साल हो रहे, आप देश का भविष्य नहीं हूं मैं। आप बच्चे का भविष्य जो प्री प्रेप में है, जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जो लोअर में है, जो प्राइमरी में है, जो हायर एजुकेशन जूनियर में है, जो इंटर में है, इनकी जरूरत है, इनको सेव करने की जरूरत है हमको। उसके ऊपर हमने कभी गौर ही नहीं किया। हम केवल अपने टीम 19, टीम 20, टीम 9, टीम 11, इसी सबसे पहले तो जिम्मेदार देश के डॉक्टर, उनसे राय मशवरा लेके बच्चों को सेव कैसे किया जाए, जी, इस पे गौर करना चाहिए। ये अधिकारी जाके प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे, केवल मजाक का विषय बन जाएगा। जी बिल्कुल। सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकित, जिस प्रकार से स्कूल खोल दिए गए, एक लंबा समय हमने देखा लॉकडाउन रहा, बच्चे घरों में बंद रहे, कई तरह की मानसिकता उनकी थी, कई बार आक्रामक भी हुई, कई तरह वो कुछ तरह की व्याधियां भी उनमें देखने को मिली। लेकिन अब स्कूल यहाँ पर खोल दिए गए हैं, कैसे बच्चों की मानसिकता होगी, क्या हम इसे कह सकते हैं? क्योंकि तीसरी लहर की बात कही जा रही है कि संभावित तीसरी लहर है, सर पर है और बच्चों पर ही सबसे ज्यादा असर होगा। जी नमस्ते मैम जी, मैं डॉक्टर अंकित बोल रहा था। तीसरी लहर के लिए मैम देखिए, पहली बात है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए मास्क बहुत जरूरी है। और मास्क आप लगा के रहेंगे तो थोड़ा सा बचाव तो है। वायरस है मैम, तो ये तो कहीं पे भी आ सकता है, मतलब हमारे स्कूल खुले या कहीं घर पे भी हम हो तो वायरस तो आ सकता है। लेकिन बच्चे हैं, छोटे लोग होते हैं,
इनमें संभावना वायरस इन्फेक्शन की या कोई भी बुखार की हो सकती है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट ही ये ट्रांसफर होता है वायरस। जी, चलिए अंकित जी आप हमारे साथ बने रहिए। और धनंजय जी, जिस प्रकार से आपने बताया, आप प्रधानाचार्य भी रहे हैं, पूर्व प्रधानाचार्य भी आप रहे हैं, आपने देखा बच्चों की मानसिकता को भी आपने देखा, लेकिन सरकार की अगर हम बात करें, सरकार की तैयारियों को लेकर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 60 अधिकारी स्कूलों में तैनात कर दिए गए हैं, गाइडलाइंस की बात भी कही गई है कि सरकार के साथ साथ जितने भी यहाँ पर अधिकारी होंगे, बच्चे होंगे, स्टाफ होगा, सभी को गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्क्रीनिंग भी यहाँ बाहर की जा रही है, लेकिन इस बीच जब बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि स्कूल खोल दिए गए, बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कैसे कितना मुश्किल यहाँ पर होगा बच्चों को समझाना, क्योंकि समझते तो है, वो जरूर समझते हैं, लेकिन पालन वो नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि हमारी सरकार भी बहुत सक्षम है, हमारे शिक्षक भी बहुत संवेदनशील, और बच्चों का जहाँ तक बात है, उनके अभिभावक भी संवेदनशील है, उनके अभिभावक भी निकल के जाते हैं बाहर। और ये इन्फेक्शस डिजीज है, इन्फेक्शस डिजीज होने के नाते जो अभिभावक बाहर जा रहा है, परिवार में आता है, तो बच्चों को खतरा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर कदम नहीं रखे और इन्फेक्शन हो गया उनको। इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए देश को या समाज को या कोई व्यवस्था को पैरालाइज नहीं किया जा सकता है। सक्षम सरकार, सक्षम निरीक्षण व्यवस्था, सक्षम शिक्षक, और जब उन्हें बच्चों को जागरूक किया जाएगा तो और अच्छे से वो प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और हाइजीन रहेगा और परहेज करेंगे घर से निकल करके भी। और जिस समाज को शिक्षण और प्रशिक्षण या उन्हें प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, किसी प्रयोगशाला में या किसी प्रतियोगिता में जो नहीं शामिल होते, उनका प्रशिक्षण निष्क्रिय रह जाता है। इसलिए बच्चों का स्कूल जाना एक समीचीन और आवश्यक कदम है। अभी सुशील दुबे जी ने बहुत अच्छा हिंट दिया था, जिसे निश्चित तौर पर आप मीडिया के लोगों को हाईलाइट और जागरूक करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा दवा माफिया, उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर अंकित जी तो अच्छे चिकित्सक है, लेकिन बहुत सारे नर्सिंग होम के बहुत सारे इस प्रकार के जो दवाइयों से रिलेटेड या चिकित्सा से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने इस महामारी के बेजा फायदा भी उठाया। तो जितना ये है, ये वास्तविकता है, वही है। और क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हमारा सब्जेक्ट है वायरस, ये कोरोना वायरस कोई नया नहीं। हम लोगों के इंटरमीडिएट की बुक में कोरोना वायरस का वर्णन प्रारंभ से है, और ऐसे अनेक नहीं, सैकड़ों प्रकार के वायरस हिंदुस्तान के अंदर वायरल डिसीजेस अनेक हैं, और उन अनेक वायरल डिसीजेस से लंबे अंतराल के पश्चात हम लोगों ने विजय भी पाया है। ये तो धन्य हो अच्छी सरकार का, जिसने अपने देश के अंदर पहली बार वैक्सीन निर्मित की, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। सबसे कम दर पर देसी वैक्सीन और वैक्सीनेशन इस रेट पे चल रहा है, इतनी तीव्र गति से, जितनी गति से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हो गया है, और जिस बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो गया है, इतना बहुत सारे देशों नहीं कर पाए हैं। बहुत विकसित हैं, बहुत संपन्न हैं, इसके बावजूद भी वो अपने अपने देश में इतना बढ़िया वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं चला पाए जितना अच्छा यहाँ पे चल रहा है। दूसरी बात रही बच्चों की, निश्चित तौर पर जब बच्चा घर से निकल करके स्कूल तक जाएगा, स्कूल में इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज में भी शामिल होगा, तो उनकी इम्यूनिटी और बूस्ट होगी। उन्हें परहेज आवश्यक है। विभिन्न प्रकार का जो प्रोटोकॉल है, हाइजीन है या हाथ की सफाई है, या एक सबसे ज्यादा प्रशिक्षण जो हम लोगों ने अभी कल ही कुछ प्रधानाचार्यों से, कुछ शिक्षकों से बात होते हुए हम लोगों ने कहा था, हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी टॉयलेट पे, बाथरूम का। उन टॉयलेट और बाथरूम का के अंदर प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, क्योंकि यह इससे टॉयलेट से, बाथरूम से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे तमाम सारे उदाहरण पूरी दुनिया में आए, और कि सार्वजनिक शौचालयों में, सार्वजनिक मूत्रालयों में लोग, एक ने यूज किया, दूसरा गया, तो वो इन्फेक्शन उसे हुआ है। तो हम लोग विद्यालयों के अंदर, अपने अपने विद्यालयों में, और मीडिया के माध्यम से आपसे भी अपील करता हूँ, आप विद्यालयों को थोड़ा अवेयर कर दें कि अपने अपने यहाँ के शौचालयों को, मूत्रालयों को प्रॉपर हाइजीन की व्यवस्था रखें,
जैसे कुछ बच्चे गए, जाने के बाद उसमें पानी डालना चाहिए, फिनाल डालना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए, आदि आदि व्यवस्था करने की भी जरूरत है। लेकिन सरकार के द्वारा उठाया यह कदम श्रेयस्कर है। और निश्चित तौर पर जो कपिल दुबे जी ने बात कही, यह तो पाठ्यक्रम में शिक्षकों को भी अपने अपने क्लास में बच्चों को अवेयर करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने संकेत दिया। बिल्कुल धनंजय जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छी बात भी आपने की, क्योंकि जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम जागरूक होंगे, हाइजीनिक हम रहेंगे, तो बहुत हद तक हम, चाहे सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई सा भी वायरस हो, कोई सा भी बैक्टीरिया हो, अब हम उसे हरा पाएंगे। सुशील जी, अभी तो हमने स्कूल खोल दिए हैं 9वीं से 12वीं तक के, लेकिन 6वीं से 8वीं तक के भी अब स्कूल खोल दिए जाएंगे 23 अगस्त से। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं साधना चैनल को साधुवाद देता हूं। तो आपने डॉक्टर धनंजय गुप्ता जी और डॉक्टर अंकित सक्सेना जी ऐसे बुद्धिमान और सीधे लोगों को बुलाया, बुद्धिजीवी लोगों को। नेता होता तो अभी हाय हो जाती है। अभी तो दुनिया, ये लोगों ने कितनी सार्थक बात कही है, इसके लिए मैं आप इस पैनल को साधुवाद देता हूँ। नेहा जी, मैं फिर से एक चीज बताऊं, अगर आपको याद हो तो जब एकदम से मैं तुरंत इस पर बिजनेस इसलिए ला रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट कर रही है सिस्टम को। जो ऑनलाइन एकदम से हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, अरे ऑनलाइन पढ़ाई होती है बड़े कॉलेजों में, जो ग्रेजुएट और डिग्री और तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑनलाइन होती है। बेचारे बच्चे प्राइमरी के, ये जूनियर सेक्शन बच्चे ऑनलाइन क्या पढ़ाई करेंगे? उसका फायदा, उसका ये फायदा मिला कि जो 500 रुपए का हैंडफोन आता था, वो ब्लैक में 5-5 हजार का बिका है उस समय पर। जो लैपटॉप 10,000 20,000 आता था, 50,000 का नहीं मिल रहा था मार्केट में। ये स्थिति बनी थी ये इसी कोरोना से। तो इसमें इस सिस्टम को सरकार को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको बता दें, मेरा एक सुझाव है, मेरी जो ये अधिकारी है, तो अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं सरकार की, तो जिनको तो ड्यूटी दी जाए तो दी जाए। लेकिन जो विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय, स्वघोषित विद्यालय, सरकारी विद्यालय, जो बच्चों के स्कूल हैं, इनके मैनेजर को जिम्मेदारी फिक्स की जाए, इनके प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि आपके स्कूल में अगर कोई बच्चा किसी लापरवाही से संक्रमित होता है तो क्रिमिनल आपराधिक संज्ञान लेना पड़ेगा इस चीज को। इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी फिक्स की जाए लिखा पढ़ी में। ये नहीं अधिकारी आए देख के चले गए, वो सिस्टम को आप भी जानती हैं। बाकायदा विद नेम, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, जिस स्कूल में जूनियर सेक्शन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का मैनेजर, प्रधानाचार्य, मालिक या जो भी वहां का जिम्मेदार नंबर 1 है, उसकी पूरी जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। जो ध्यान रखे कि शौचालय साफ है कि नहीं साफ है, पार्क साफ है कि नहीं साफ है, क्लासरूम साफ है नहीं साफ है, तो टीचर आ रहे हैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी से बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स तो दे नहीं देंगे। जो ड्राइवर वैन लेके आ रहा है, जो ड्राइवर बस लेके आ रहा है, वो ड्राइवर की पोजीशन क्या है, ये उस स्कूल के प्रधानाचार्य और मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात आपको बता दें, 1 साल 1.5 साल हो रहा है, बहुत नुकसान हो चुका है देश का, बहुत नुकसान देश का हो चुका है। शिक्षा का जो नौनियाल थे, वो खेल में आ गए। कितनी तो तमाम बातें आई कि बच्चों ने वो फिल्म शुरू कर दी, कहीं पर मजाक बन गया ऑनलाइन। सच में मजाक बन गया ऑनलाइन शिक्षा। जब बच्चे प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, मट्टी से खिलौना नहीं बनाएंगे, खेल में वो मट्टी नहीं लगाएंगे मुंह पे, तो कहाँ से वो जो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी? ऑनलाइन लोग क्या क्या सीख लेंगे? मैं कहता ये ऑनलाइन जहाँ पर जरूरी है वहां पर होना चाहिए। इन बच्चों के जो खेलने के दिन होते हैं, जो उनके नींव के निर्माण के दिन होते हैं, वहां हमने ऑनलाइन कर दिया। तो ये तो मुझे लगता है सरकार को समझना चाहिए। और अब स्कूल खोल के बाकायदा स्कूल को खुला रहना चाहिए। और पूरे शहर में भीड़ है, जहाँ देखिए वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, रैली हो रही है, तमाम जहां आप निकल जाइए वहां पर भीड़ मिलेगी। और लोग दूसरी बात, एक चीज और बता दूं आपको मेरा जी, आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा अवेयर हैं। बिल्कुल। बच्चे एक बार आप हाथ नहीं धोएंगे, एक बार आप मास्क को कर देंगे, लेकिन बच्चे कहेंगे पापा मास्क ला दो, मम्मी मास्क ला दो। वो आज तो जब बच्चे खुद इतने अवेयर हैं, तो हमको उनको थोड़ा और प्रोवोक करना पड़ेगा, और उनको थोड़ा उत्साहित करना पड़ेगा, और उनको मजबूत करना पड़ेगा। ये सब लड़ाई हम सब मिलजुल के लड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें कहीं पर पॉलिटिकल कॉर्नर आ गया, कहीं पर बिजनेस का कॉर्नर आ गया, कहीं पर 2 रुपए का मास्क 15-20 रुपए में डिजाइनर मास्क बनने लगे, कहीं पर जो है डिजाइनर सैनिटाइजर बनने लगा नकली, तो वो उस सिस्टम में, और उन लोगों ने कहीं पर प्रभावित कर दिया सरकारी सिस्टम को,
प्रभावित आप सब समझ रही होंगी। तो कहीं ना कहीं पर जाके इस लड़ाई को पाक मन से, पवित्र मन से, साफ मन से, नैतिकता से कि बच्चे हमारी अपनी अमानत है, मेरा अपना बच्चा जैसे मेरी अमानत है वैसे दूसरे का बच्चा मेरी अमानत है, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। और स्कूल जी आपके पास फिर आऊंगे। डॉक्टर अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकित, एक बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर सर ने भी लिया, सुशील जी ने, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ये एक हम कहें दशा होती है बच्चों की, उम्र होती है कि वो परिपक्वता की ओर नहीं होता है, उसे जरूरत होती है मेंटली, फिजिकली, उसे इंडोर के साथ साथ आउटडोर की भी जरूरत होती है। उस कंडीशन में हमने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की बात दे दी कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है। नतीजे इसके बहुत सारे सामने आए हैं। बच्चे गेमिंग खेलने लगे, गेमों में उनका ध्यान ज्यादा होने लगा। पेरेंट्स तो सोच रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन 24 घंटे हाथ में मोबाइल के साइड इफेक्ट्स भी अब हमारे सामने आने लगे। मैम देखिए, पहली परेशानी तो ये है कि आंखें कमजोर हो रही हैं बच्चों की। दूसरी बात है मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है बच्चों का, जो संपूर्ण रूप से होना चाहिए। तीसरी बात है कि बच्चे जो भी हैं डिस्ट्रैक्टेड हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। और जो क्लासेस में पढ़ाई होती है उसका एक अलग माहौल होता है, क्लास में बच्चे होते हैं, टीचर सामने पढ़ाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो सामने टीचर और छात्र के बीच में होता है। तो वो चीजें तो मिसिंग है ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे बड़ी समस्या तो यही पे है मैम। बिल्कुल, और ये समस्या सामने भी आई। पिछला 1.5 साल से हमने जो देखा, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई उसके बीच ये कई सारी समस्याएं आई है। और डॉक्टर धनंजय गुप्ता सर, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, जैसे ऑनलाइन की बात हुई, उसके बाद स्कूल खोल दिए गए, पेरेंट्स जी नेहा जी, मैं ये कहना चाह रहा था, धनंजय जी अभी आ जाएंगे, मैं एक मिनट ये कहना चाह रहा था बिल्कुल कि जरा वो समय 1.5 साल पहले का याद करिए। जब बच्चे 6 घंटे 7 घंटे स्कूल से पढ़ के आते थे तो माँ बाप कितने प्यार से उनको रिसीव करते थे, गेट से चिपट जाते थे, लिपट जाते थे। जब वो निकलते थे अपना पानी का बैग लेके, टिफिन लेके, बस्ता लेके, वो दृश्य एक मानवीय दृश्य होता था माँ बाप, पेरेंट और बच्चों के बीच में। अब जब 24 घंटे पेरेंट और बच्चे घर में बैठे हैं, बेडरूम में ही बैठे हैं, किचन में बैठे हैं, लॉबी में बैठे हैं, तो वो मानवीय वो प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, तीखा तीखी शुरू हो गई, घोड़ा घोड़ी शुरू हो गई, सारी चीजें बिगड़ गई, सभी बिगड़ गया है। अब धनंजय जी आया प्लीज। जी बिल्कुल धनंजय जी, सर ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जिस तरीके से हमने पूरा 1.5 साल 2 साल का पूरा समय देखा, एक वो जो तस्वीरें निकल कर आती थी, एक वो दृश्य हम अपने घर परिवारों में देखते थे कि दादा नाना नानी के साथ हम बैठे हुए, पेरेंट्स माता पिता के साथ बैठे हुए पढ़ाई कर रहे, वो दृश्य हमने नहीं देखा। और ऑनलाइन शिक्षा हमने देखी और उसके साइड इफेक्ट्स भी ढेर सारे हमने देखे। और उसके बाद अब स्कूल खुले गए हैं, बच्चों की मानसिक दशा भी कहीं ना कहीं से लेकर परिवर्तित होती गई है। लेकिन इस बीच पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, क्या जिम्मेदारी अब बनती है, क्योंकि तीसरी लहर की बात कही जा रही है, सरकार की अपनी तैयारी है, अस्पतालों को हमने देखा दूसरी लहर में क्या कुछ स्थिति है, और अब एक डर भी बच्चों के दिल दिमाग में बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। इस विषय पर आपको बात करूं, सुशील जी ने 2 बातें बड़े अच्छी कही। उन पर आपको मीडिया को बहुत अच्छे ढंग से उसको हाईलाइट करना चाहिए। जी यही जो इस महामारी के आड़ में व्यापारिक या व्यवसायिक या लाभ अर्जित करने की वृत्ति जो विकसित हुई, इसको जोड़ दिया इन्होंने सुपरवाइजरी स्टाफ से या विद्यालय या शिक्षक से। बहुत ही श्रेष्ठ बात। देखिए, जब तक शासन प्रशासन या कोई व्यवस्था जो निरीक्षण करने वाले लोग हैं या इंस्टीट्यूशंस में विद्यालय है, विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय के शिक्षक हैं, विद्यालय का 4th क्लास स्टाफ है, सीटिंग अरेंजमेंट करने वाले का भी उतना ही दायित्व। जो सीटिंग अरेंजमेंट कर रहा है वो डिस्टेंस के हिसाब से लगा करके बच्चों को बैठाने के लिए शिक्षक और पूरी व्यवस्था को देखने के लिए प्रधानाचार्य, साथ में वह पेरेंट्स, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, उनको जो जिस सावधानी के साथ वह अपने कार्यालय या अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान या अपने काम के स्थान पर जाते हैं, उससे अधिक प्रशिक्षित करके तैयार करके उनको भेजें। एक चीज सुशील जी ने और बहुत अच्छी की, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही उसी के उसमें, कि बच्चे इतने अवेयर हैं कि वे मास्क लगाए के कभी सुबह लगा लेते हैं, शाम तक उतारते नहीं है जब तक उसके पेरेंट्स नहीं कहते हैं। दूसरी बात, वो घर के अंदर आएंगे तो हाथ धोएंगे, बाहर जाएंगे तो हाथ धोएंगे, जो भी करेंगे।
हमारे लोगों के मोहल्लों में दरवाजों पर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बच्चे घर से निकल के सड़कों पर नहीं आए। जब इधर ये महामारी का दौर खत्म हुआ तब वो सड़कों पर फिर दिखाई पड़े, लेकिन मैं मास्क के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते आज भी। इसके पीछे उनके पेरेंट्स भी हैं और उनके विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जो दिया गया ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग भी काम कर रही। लेकिन ऑनलाइन जो प्रशिक्षण व्यवस्था है, सुशील जी ने कहा, वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हायर क्लासेस में तक तो ठीक है, लेकिन लोअर क्लासेस में यह उनको थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट उनके बॉडी के सिस्टम पर डाल रही है, इसलिए उससे परहेज करना आवश्यक है। दूसरी ओर जिन विद्यालयों के खुलने और सरकारी द्वारा संचालित विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत विपन्न परिवारों से आते हैं। उनके पास ये एंड्रॉयड फोन खरीदने के साधन सामर्थ्य नहीं होती। उन विद्यालयों में वह हाईटेक ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता, तो वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था चल भी नहीं पाई ठीक से। इसलिए यह कदम सरकार का अत्यंत सराहनीय है, उचित है। सरकार को यह बात जरूर, जो सुशील जी ने कहा, हम फिर से जोरदार कह रहे हैं कि आप मीडिया के नाम के द्वारा इस बात का अच्छे ढंग से प्रचार कर दें कि जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ है वह भी उतना ही दोषी होगा। बिल्कुल धनंजय जी, ऐसे मुद्दे हम उठाते भी हैं और ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा भी करते हैं। बहरहाल आप तीनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इसे सार्थक चर्चा में। तो बता दें आपको स्कूल खोल दिए गए हैं यूपी में, और ये भी आपको बता दें कि 23 अगस्त से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। 2 पालियों में ये क्लासेस लग रही है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि तीसरी लहर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर बच्चों पर हावी होगी, और इसी बीच स्कूल खोल दिए गए हैं, स्कूल लगने भी शुरू हो गए हैं। 2 पालियों में लग रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस की बात अगर हम करें तो गाइडलाइंस का पालन भी यहाँ किया जा रहा है। कई ऐसे स्टेट है जहाँ स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन स्कूल खुलने के बाद बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। यही कोई कंडीशन यहाँ पर भी ना हो, नहीं निर्मित हो, इसीलिए शासन प्रशासन से उम्मीदें भी काफी ज्यादा की जा रही है। और स्कूल में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स जो बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बार बार यही कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, संभावित तीसरी लहर हमारे सर पर है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।